जय हिंद दोस्तों। समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। 13 अप्रैल सन 1919 मतलब कि आज के ही दिन ठीक 104 साल पहले हमारे देश में कुछ ऐसी घटना घटी जिसे याद करके आज भी हम लोगों का दिल दहल जाता है। उस दिन अंग्रेज़ों के द्वारा हजारों मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसे आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोगों ने अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा ही है, लेकिन उसमें जो हमारे देश में मरने वाले लोगों की संख्या थी वो काफ़ी कम बताई गई है हमारे सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से, जबकि उस दिन मरने वालों की संख्या हज़ारों से ऊपर थी। और आज हम लोग उसी हत्याकांड के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिससे भारत प्रतीक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक सिडनी समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी से अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझाव के अनुसार भारत प्रतीक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे कि वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनल और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। और इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। उस समय गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं का बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थितियां लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के ऊपर कमिश्नर के घर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसमें तनाव बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गई। इस प्रकार की हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे, जिसमें कि 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। और अगले 2 दिनों तक अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। और ठीक 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं।
अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों सालों से लगातार चलता आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। और गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। और उसी दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफल थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों के लपेट में आ गया। और आज भी बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिली थी। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा था। लेकिन अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। आधिकारिक रूप में मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रीधरानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। गोलीबारी होने के बाद ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर ने मुख्यालय वापस पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूं। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायरस लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने स्वीकार कर दिया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडमिन मॉन्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए इंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही कर चुके थे और वहां उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थी। इंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट ना देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हुई और जनरल रीजनल डायर की मृत्यु भी बहुत ही दर्दनाक हुई। और जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने सन 1940 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन जाके गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि माइकल ओ डायर ने जनरल रीजनल डायर को बचाने के लिए पूरा साथ दिया था। जलियांवाला बाग में शहीद मासूमों को हमारा प्रणाम है। जय हिंद, भारत माता की जय।